नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के करंट अफेयर्स की समस्या को कुछ समझने की कोशिश करेंगे इन पार्ट वन ऑफ नॉट ऑल करंट अफेयर्स आर द सेम। जनरली जब हम करंट अफेयर्स की पढ़ाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें हम दो तरीके के अप्रोच लगाते हैं। एक है अप्रोच नंबर वन विच इज मंथली करंट अफेयर मैगजीन उठा लिया, ठीक है। दूसरा अप्रोच है ईयरली कंपाइलेशन का वेट करते रहे, जैसे कोई बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस के ईयरली कंपाइलेशन आते, सिर्फ उन्हीं के ऊपर करंट अफेयर्स के लिए डिपेंडेंट रहे। या तीसरा हो सकता है कि आप इसी में से मतलब इसी का एक डेरिवेटिव है कि आप सब्जेक्ट वाइज उसे कवर करने की कोशिश करो। पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी के सब्जेक्ट के जो करंट अफेयर्स है उनको करने की कोशिश करो। ये सभी तरीके अच्छे हैं, दे हैव वर्कड एंड दे आर वेरी क्रेडिबल एज वेल। बट द प्रॉब्लम इज कि यूपीएससी जिस तरीके से सवाल पूछता है वो करंट अफेयर्स में से डायरेक्टली टॉपिक तो हो सकता है कि वहां पे कवर्ड हो, लेकिन आंसर आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा काम हमें खुद से करना पड़ता है। और ये हम देखेंगे आज बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सम सब्जेक्ट्स। ये आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल इश्यूज। हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर सेम तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब मेरे को टेंडेंसी पिछले 3 सालों में, मैंने पिछले 3 सालों के पेपर्स को एनालाइज किया तो मैंने टेंडेंसी ऑफ करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसको देखने की कोशिश की है। मैं ये भी मानता हूं एंड आई एम अ स्ट्रिक्ट बिलीवर कि हमें ट्रेंड्स के पीछे नहीं जाना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ। वो ट्रेंड ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहा है या क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रहा है उसको जरूर हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम देखें तो आज हम जिन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे दे आर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी इन जनरल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and one additional thing which is called orphan subjects. Not orphan subjects नहीं बोलूंगा मैं, orphan topics या orphan questions. तो without wasting any further time, let me make you understand what I am here to tell you. Some subjects are extremely current affair heavy subjects. दैट मीन्स जितने क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में उसका 80%, 70%, 50% तक अगर करंट अफेयर्स में से पूछा जा रहा है तो उसे करंट अफेयर हेवी सब्जेक्ट बोला जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स पढ़ने? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि इन सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स को वाइडली पढ़ना है, बहुत ज्यादा वाइडली पढ़ना है? यस। सो इन सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स में जितने नंबर ऑफ टॉपिक्स आप ज्यादा करते हो प्रीलिम्स के लिए वो एडवांटेजियस रहता है। डेप्थ इसमें थोड़ी सी कम हो तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये वो सब्जेक्ट है, ये करंट अफेयर हेवीएस्ट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 90 से 100% उसी टॉपिक्स में से आएगा जो रिसेंटली न्यूज में थे, मतलब 1 या 1.5 साल के अंतराल में कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में छपे हो, भारत और दूसरी कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट की वजह से न्यूज में आए हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये आप उदाहरण भी दे सकते हो, देख सकते हो 2025 के पेपर में आईएनएसटीसी से क्वेश्चन पूछा गया। 2025 के पेपर में किन कंट्रीज में यूपीआई चलता है ये पूछा गया। बिम्स्टेक के बारे में 2025 में पूछा गया। नाउ अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू थिंक इज कि इन सब्जेक्ट्स में हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें हमें पास्ट डेप्थ की जरूरत है। पास्ट मतलब पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, पुराने कौन से समिट कब हुए थे, ये सब मेंस के लिए ठीक ठाक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको ये नहीं चाहिए। प्रीलिम्स के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर संस्था का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इतना अच्छे से कि जब ये बोल रहा है कि सब सेक्टर टूरिज्म में इंडिया लीड कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत है ना। दैट मींस अगर आपने कोर एरिया आइडेंटिफाई कर दिया कि बिम्स्टेक, सार्क, एसईओ, ब्रिक्स, इस पे सवाल आएगा क्योंकि इस साल ब्रिक्स के ऊपर सवाल आने के चांस है, तो ब्रिक्स की एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ब्रिक्स का कोई चार्टर है? क्या ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर है? ब्रिक्स के एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रिक्स के एनडीबी में मेंबरशिप पैटर्न कैसा है? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो भले ही करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में डेप्थ भी बढ़ती चली जा रही है, विच इज
समथिंग दैट वाज नॉट सीन लेट्स से 5 इयर्स अगो, बट अब देखी जा रही है। अब ये 2024 के पेपर में इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल में से सवाल आता है। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल बेसिकली क्वेश्चन में तब आता है या न्यूज में तब आता है जब टर्की पैसेज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर फॉर द ग्रेन्स टू पास। अब ये सारी चीजें जो हैं वो भी करंट अफेयर्स के द्वारा डिराइव्ड है। इसका मतलब है इस सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स के सवाल ज्यादा आएंगे। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, नाउ बेसिकली एक्सरसाइज मित्र शक्ति को मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में रख रहा हूं, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग इफ आई वांट टू बिलीव फ्रॉम माय हार्ट तो ये मैं इसे ऑर्फन टॉपिक में रखूंगा, क्योंकि ये पर से किसी सब्जेक्ट में, प्रीलिम्स के किसी सब्जेक्ट में नहीं आता है। ये मेंस के सब्जेक्ट्स में आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जब आप मेंस में पढ़ते हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप सब्जेक्ट में ये नहीं पढ़ते हो जनरली, ठीक है। खैर, तो अब इस पर्टिकुलर इशू को, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई, अभी आगे और भी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, बट क्वेश्चन के हिसाब से मैप करके कौन से करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ज्यादा बेहतर पता होता है। तो जो कुबेर सर इंटरनेशनल रिलेशन साल भर पढ़ाते हैं उनको डेप्थ में पता होता है कि ये वाले करंट अफेयर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि वो बस एक मैगजीन कलेक्ट हो रही है और कोई थर्ड पार्टी को हमने मैगजीन दे दिया है, रिव्यू हो रहा है, ऐसा नहीं। एवरी करंट अफेयर कंटेंट इज क्रिएटेड एंड क्यूरेटेड बाय द फैकल्टी इटसेल्फ, और इसीलिए वो सेलेक्ट करते हैं चीजें बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन द एपिक कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। इसमें हम कंटेंट देंगे लाइव क्लासेस के थ्रू, बट मोर इंपॉर्टेंटली हम प्रिसाइज पीडीएफ देंगे जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा समेट सकते हो। अदरवाइज तैयारी फैलाने के बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल है दुनिया में। स्लीपी के सभी कोर्सेज पे आपको 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम आईआर। की टेक अवेज, ऑर्गेनाइजेशंस, military exercises, deals and agreements, these are something that you should focus on in IR current affairs, ठीक है। of course IR का एक मेजर पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स आता है प्लेसेस इन न्यूज से। प्लेसेस इन न्यूज से तो किसी भी कंट्री के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट है, जब वो किसी वजह से न्यूज में आई है बिकॉज ऑफ मिलिट्री कू, because of conflict in that region, because of terrorism in that region, because of piracy in that region, that comes here. तो organizations, military exercises, deals and agreements, places in news, ये एक साथ आपको पढ़ना चाहिए IR के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को सिर्फ मैगजीन से कवर कर लेना काफी नहीं है। उसका कारण है कि ये करंट डिराइव्ड स्टैटिक या करंट डिराइव्ड बेसिक्स के ऊपर बहुत सवाल पूछता है, ठीक है। हैवी फोकस इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन न्यूज। तो रेडार हो, लाइफाई हो, एआई हो, मेटावर्स हो, आरएफआईडी हो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो, इन सभी के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर वो सवाल पूछता है। इवन पिछले कुछ सालों से डिफेंस टेक्नोलॉजी इज अ टॉप थीम and it will continue to be a top theme in 2026 as well because of the geopolitical environment across the globe. इसी वजह से जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, उसके करंट अफेयर्स को पढ़ने के अलावा ये समझना भी जरूरी है कि चीजें कैसे काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2024 के अंदर यह सवाल पूछा जाता है कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या है, यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह न्यूज में था। तो नासा के वोएजर 2 के मिशन के अंदर सन से बहुत दूर गए हुए स्पेसक्राफ्ट को पावर करने के लिए आरटीजीज का इस्तेमाल हो रहा था, और भारत के अंदर भी बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने नए आरटीजीज बनाने का एक एमओयू साइन किया था। इसी वजह से यह न्यूज में था। लेकिन वो ना तो एमओयू के बारे में पूछ रहा है, ना ही वो ये पूछ रहा है कि वोएजर के अंदर था ये या किसी और के अंदर, वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि आरटीजी चलता कैसे है, क्या वो एक फिशन रिएक्टर है, क्या उसमें भी यूरेनियम का फिशन हो जाता है ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। क्या आरटीजी स्पेसक्राफ्ट्स के ऊपर यूज होते हैं, क्या आरटीजी में प्लूटोनियम 238 यूज होता है, ये सारे सवाल वो पूछ रहा है। दैट मीन्स वो उसके बेसिक्स पे जा रहा है। सेम वे अगर जायंट स्टार, ड्वार्फ स्टार, पल्सार
ये सब न्यूज में है तो वो उसके बेसिक्स पे सवाल पूछ रहा है। अगर रेडार न्यूज में है तो वो बेसिक्स पे सवाल पूछ रहा है कि वो कहां कहां पे इंप्लीमेंट हो सकता है। इसी वजह से अगर ईवी न्यूज में है तो वो फ्यूल सेल ईवी के एग्जॉस्ट पाइप एमिशन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ईवी के लिए भारत ने ये पॉलिसी लेके आई और इसमें ये चीजें हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट, लेकिन ये भी साथ में पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर वेपर निकलता है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सेम वे मेजोराना चिप के बारे में सवाल पूछा गया 2025 के प्रीलिम्स के अंदर। यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में सवाल पूछा गया। अब आप कहोगे हां हो सकता है कि इसमें हम वो लॉजिक लगा लें या रीजनिंग लगा लें, लेकिन हर बार सेम क्वेश्चन नहीं ना आएगा। आफ्टर गेटिंग द आंसर्स, है ना, आंसर्स मिलने के बाद, ऑल्दो इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन आंसर मिलने के बाद सब बैक लॉजिक लगा लेते हैं, है ना, कि यार कोई भी सीरियस एस्पिरेंट हो उसको पता लग जाना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप अपनी तैयारी ही ऐसे ना करें कि मैं लॉजिक से कर लूंगा वहां पेपर वो जाके, क्योंकि उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्चुअली यूएवी के बारे में पढ़ा होना चाहिए। दैट मीन्स द आउटकम्स फ्रॉम दिस इज दैट करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्चुअलाइज करके पढ़ना है, ऐसे नहीं कि न्यूज का आइटम पढ़ लिया और वो पूछ लिया उसने पेपर में। सेम इज फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल। इंडियन इकोनॉमी में 50% के आसपास पेपर या तो करंट होता है या करंट डिराइव्ड स्टैटिक होता है, बाकी का पेपर इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट से पूछा जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग विच मेक्स इकोनॉमी स्कोरिंग ऑल्सो इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स। जैसे 2025 में आपने देखा होगा कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सब पे सवाल पूछे गए। अगर आपके बेसिक्स वहां क्लियर है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। खैर वापस आते हैं, यहां पे भी करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है, चाहे वो आरबीआई का कोई न्यू स्कीम हो या न्यू मैकेनिज्म हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी हो, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और उनकी रेटिंग न्यूज में हो, चाहे वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो। यू कैन वेरी इजीली सी दैट क्वेश्चंस आर बोथ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लस करंट ओरिएंटेड, कि आपने पिछले एक साल में पढ़ा भी होगा और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी होगा और कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो जानने की कोशिश करेगा। ये तलाश आपको यहां भी दिखेगी कि यूएस फेडरल रिजर्व अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है तो इससे कैपिटल फ्लाइट हो सकता है। नाउ वी आर सीइंग दैट दीज डेज आल्सो देयर इज अ न्यूज अबाउट यूएस फेडरल रिजर्व एंड हाउ इट इज मैनेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। अब वही चीज वो बेसिक्स में जाके पूछेगा। सेम वे अगर रुपये की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है, इस वक्त अपने लोएस्ट पे है डॉलर के मुकाबले, तो ज्यादा चांसेस है कि वो एक्सचेंज रेट्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछेगा, रीर या नीर के बारे में सवाल ज्यादा पूछेगा, डॉलर बेस्ड जो करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके बारे में सवाल ज्यादा पूछेगा, ना कि ये कि रुपये का रेट कितना था डॉलर के मुकाबले, है ना। वो बेसिक स्ट्रक्चरल रीजंस व्हाई अ करेंसी डेप्रीशिएट्स, इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। तो इसी वजह से आपको वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। और हमारी यही कोशिश रहेगी एपिक कोर्स के अंदर भी कि हम उस करंट अफेयर्स डिराइव्ड टॉपिक के ऊपर फोकस करें। इसके बाद मैं पॉलिटी हिस्ट्री की, पॉलिटी कल्चर की भी बात करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। इस वीडियो के अंदर मैं ऑर्फन टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ऑर्फन टॉपिक्स ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट उसे क्लेम नहीं करना चाहता है, लेकिन हर साल 3 से 4 क्वेश्चन 100 में से उसमें पूछे ही जाते हैं। वेरिंग फ्रीक्वेंसी से ये पूछा जाता है, कभी एक सवाल भी नहीं आता, कभी 5 सवाल ऐसे टॉपिक से आ जाते हैं। ऑर्फन टॉपिक में इस तरीके की संस्थाएं आती हैं जैसे यूएनओपीएस, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ये ना तो आप इकोनॉमी के करंट अफेयर में पढ़ पाओगे अच्छे से, ना आप आईआर में पढ़ पाओगे, ठीक है। और वो भी बोल रहा है कि इनमें से क्या चीजों के ऊपर वो फोकस करता है, ये 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया। तो यूनाइटेड नेशंस की खुद की वेबसाइट पे जाके अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, अदरवाइज आपको ज्यादा पता नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ये कौन से सब्जेक्ट में आएगा इसको बहुत लोग क्लेम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके कंटेंट में ये था या नहीं, लेकिन बहुत लोग क्लेम नहीं भी कर सकते। तो ये इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट, इसका कोई धर्म, जाति, ईमान तो नहीं नजर आ रहा है। इस वजह से हम इसे कंपाइल ही कर देंगे आप लोगों के लिए, और कंपाइल करके आपको
प्रॉपरली बताएंगे प्रायोरिटी वाइज कि टॉप प्रायोरिटी वाली कौन सी है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है और लास्ट प्रायोरिटी कौन सी है। अब लास्ट प्रायोरिटी में से पेपर में आ गया, आप बोलोगे कि लास्ट प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है, मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, सेकंड इसको, थर्ड इसको। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है जो थर्ड प्रायोरिटी है। खैर, व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो ऑर्फन टॉपिक्स हैं, जैसे आर्मी इस वक्त इस तरीके से कौन से ऑपरेशन कर रहा है ना, या इनमें से गांधी पीस प्राइज की जूरी में कौन होता है, ये किसी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट का हिस्सा तो नहीं है बॉस। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये जैसे ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट टूरिज्म, और इसकी हम थीम भी ना बनाए तो बेहतर है। मतलब आप लोग अपना सर खपाई करो और अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें पढ़ो, इस चीज के लिए ये सही भी नहीं। इसलिए वो जो मेहनत है आप आउटसोर्स कर सकते हो, हमें आउटसोर्स कर सकते हो, बिकॉज वी विल बी लुकिंग फॉर द सोर्सेज लाइक पीआईबी। ठीक है, द सोर्सेज लाइक इंडिया ईयरबुक विच यू एब्सोल्युटली नीड नॉट रीड, पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, द सोर्सेज लाइक मिनिस्ट्री ईयर एंड रिव्यूज, ठीक है, ताकि आपको ये सब जद्दोजहद करने की जरूरत ना पड़े, मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आप कोर सब्जेक्ट्स के, कोर कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस दो, और करंट अफेयर्स में से कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा आ सकते हैं उसका ध्यान हम रख लेंगे। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई एंड टुडे। एंड पार्ट 2 के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखो, जिसमें मैं पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट, इसके करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। But I want you to mention part 2 in the comment section. Thank you.